6 नवंबर 2025 की सुबह नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 108 में कुछ मजदूर अपने काम पर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र पास के एक नाले पर पड़ी। नाले में कुछ ऐसा फंसा था जो मतलब सामान्य नहीं था। लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक इंसानी शरीर था, पर एक ऐसा शरीर जिसे जानबूझकर गुमनाम बना दिया गया था। ना सिर, ना हाथ, ना कोई कपड़ा या पहचान की कोई भी निशानी। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। एक ऐसी पहेली जिसका सबसे जरूरी हिस्सा यानी मरने वाले की पहचान कातिल अपने साथ ले गया था। बिल्कुल। आज हम इसी मामले के तह तक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे हजारों डिजिटल आंखों यानी सीसीटीवी कैमरों और एक अकेली बस ने एक मिटा दी गई पहचान को दोबारा जिंदा कर दिया। और इस प्रक्रिया में नोएडा जैसे आधुनिक शहर के सपनों और दबाव के बीच उलझे एक रिश्ते की वो खौफनाक हकीकत सामने आई जिसे शायद कोई नहीं जानना चाहता था। सही, ये मामला इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे आज के दौर में अपराध को सुलझाया जाता है। हाँ, यहाँ पारंपरिक पुलिस की सूझबूझ और आधुनिक टेक्नोलॉजी एक साथ काम करते हैं, लेकिन यह हमें उन सामाजिक दबावों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है जो किसी इंसान को इस हद तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पुलिस के पास मौके पर एक धड़ के सिवा कुछ भी नहीं था। नोएडा जैसे शहर में जहां लाखों लोग रहते हैं, आप एक ऐसे इंसान की तलाश कहां से शुरू करेंगे जिसका कोई चेहरा ही नहीं है? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट से शुरुआत करती है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा। तो यहाँ नोएडा पुलिस ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने उस इलाके को ही अपना सबसे बड़ा सुराग बनाने का फैसला किया। सेक्टर 108 वो एक हाईटेक जोन है। कॉर्पोरेट ऑफिस, ऊंची इमारतें और हर कोने पे सीसीटीवी कैमरे। बिल्कुल। पुलिस ने तय किया कि अगर कातिल यहाँ आया है तो उसका डिजिटल साया कहीं ना कहीं जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हुआ होगा। हजारों गाड़ियां गुजरती हैं वहां से हर रोज। बिल्कुल, और ये काम उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अगले 72 घंटों तक एक पूरी टीम सिर्फ फुटेज खंगालती रही। 72 घंटे? हाँ, उन्होंने ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों के डेटा को प्राइवेट दुकानों और घरों के कैमरों की फुटेज के साथ मिलाना शुरू किया। हर फुटेज का टाइम स्टैम्प अलग, क्वालिटी अलग। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल पजल जोड़ने जैसा था। अच्छा। वो बस एक चीज ढूंढ रहे थे, कोई भी गाड़ी जो 5 नवंबर की रात को उस नाले के पास असामान्य रूप से रुकी हो या कह सकते हैं धीमी हुई हो। और हजारों घंटों के उस डिजिटल भीड़ में से उन्हें कुछ मिला? हाँ, उन्हें एक चीज खटकी। एक सफेद और नीले रंग की प्राइवेट बस जिसका नंबर था UP 16 KT 0037। एक बस? हाँ, एक बस। ये बस रात 11 बजे से 2 बजे के बीच उस इलाके में कई बार घूमती हुई दिखाई दी थी, और वो किसी तय रूट पर नहीं चल रही थी। लेकिन सिर्फ एक बस का उस इलाके में बार बार घूमना, क्या ये शक करने के लिए काफी था? शहर में तो हजारों बसें चलती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वजह थी पैटर्न। बाकी गाड़ियां या तो उस रास्ते से बस गुजर रही थी या किसी सोसाइटी में जा रही थी। ये बस बिना किसी मंजिल के घूम रही थी। और रात के उस पहर में एक खाली प्राइवेट बस का इस तरह घूमना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। पुलिस की भाषा में इसे उद्देश्यहीन आवाजाही कहते हैं, जो अक्सर किसी अपराध को छुपाने या सबूत ठिकाने लगाने के लिए की जाती है। अच्छा, तो इस बस का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल, और यही बात उसे हजारों गाड़ियों से अलग और संदिग्ध बना रही थी। तो पुलिस के हाथ में एक धागा आ गया था। अब बस इस बस के मालिक तक पहुंचना था। RTO रिकॉर्ड से पता चला कि बस बरोला गांव के रहने वाले 32 साल के मोनू सोलंकी के नाम पर है। मोनू सोलंकी? हाँ। पुलिस की टीम जब उसके घर पहुंची और बस की तलाशी ली तो जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। बस को हाल ही में अंदर से धोया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम की नजर से कुछ छिप नहीं सका। क्या मिला उन्हें? बस के फर्श पर खून के हल्के धब्बे थे और एक सीट के नीचे एक मैट मिला जो खून से सना हुआ था। कातिल ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ निशान वो पीछे छूटी गए थे। तो पुलिस के हाथ में एक संदिग्ध था, लेकिन इस गुमनाम शरीर को एक चेहरा, एक नाम और एक कहानी मिलना अभी बाकी था। और वो कहानी थी प्रीति यादव की। पुलिस की पूछताछ में मोनू सोलंकी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने सब सच उगल दिया। तो उसने मान लिया? हाँ, उसने बताया कि वो शरीर प्रीति यादव का था, एक ऐसी महिला जो अपने पति से अलग होकर अपने 2 बच्चों के साथ नोएडा जैसे शहर में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। 2023 से वो यहीं रह रही थी और पिछले 2 सालों से उसका मोनू के साथ
एक रिश्ता था। यहीं पर इस केस का वो सामाजिक पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक आदमी के कत्ल करने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे बड़े शहरों में अकेलापन, आर्थिक तंगी और रिश्ते निभाने का दबाव एक इंसान को मतलब एक अंधेरी गली में धकेल सकता है। बिल्कुल सही। मोनू के बयान के मुताबिक ये रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि दबाव और लेन देन का बन चुका था। मतलब प्रीति ने मोनू को करीब 2 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे वो लगातार वापस मांग रही थी। इसके साथ ही वो मोनू पर अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव भी बना रही थी। मोनू शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां भी थीं। तो एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ शादी का दबाव और शायद घर टूटने का डर। ये रिश्ता एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां कुछ भयानक होना लगभग तय था। हाँ, और मोनू ने दावा किया कि बात इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। प्रीति उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को सब कुछ बता देगी। ओह, मोनू के मुताबिक प्रीति ने उसकी बेटियों को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे वो बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी घबराहट में उसने वो कदम उठाया। 5 नवंबर की शाम मोनू ने प्रीति को मामला सुलझाने के बहाने अपनी बस में बुलाया। बस में दोनों के बीच फिर से बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि मोनू ने एक धारदार हथियार से प्रीति का कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल के बाद उसने जो किया वो महज घबराहट नहीं लगती, वो तो एक सोची समझी क्रूरता थी। बिल्कुल। यहीं पर एक केस और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है। कत्ल करने के बाद मोनू ने प्रीति की पहचान मिटाने का फैसला किया। उसने प्रीति का सिर और दोनों हाथ काट दिए। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सबूत मिटाना नहीं था, ये पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देने की एक वहशी कोशिश थी। उसे लगा कि अगर शरीर की शिनाख्त ही नहीं होगी तो कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और वो कई घंटों तक शरीर को बस में लेकर शहर में घूमता रहा। ये सोचना भी कितना डरावना है। हाँ, वो पूरी रात लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह ढूंढता रहा। पहले उसने धड़ को नोएडा के सेक्टर 108 वाले नाले में फेंका, जहां से कहानी शुरू हुई थी। और फिर सिर और हाथों को वो गाजियाबाद ले गया और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। उसने जानबूझकर ठिकाने भी ऐसे चुने जो अलग अलग जिलों में पड़ते थे, ताकि पुलिस की जांच और भी मुश्किल हो जाए। अच्छा, ताकि जांच उलझ जाए। सही। ये महज गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, इसके पीछे एक ठंडा दिमाग काम कर रहा था। तो एक तरफ मोनू अपना गुनाह कबूल कर रहा था, दूसरी तरफ प्रीति का परिवार, वो तो उसका इंतजार कर रहा होगा। उन्हें कैसे पता चला? ये पारंपरिक पुलिस के काम का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब प्रीति 5 नवंबर को घर नहीं लौटी तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले उसके परिवार ने परेशान होकर 7 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नोएडा पुलिस ने जैसे ही आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू किया, उन्हें प्रीति का केस मिला। ये इस पजल का आखिरी टुकड़ा था। तो अब पुलिस के पास आरोपी भी था, मकसद भी और मरने वाले की पहचान भी। हाँ, पुलिस ने प्रीति के किराए के कमरे से मिले कपड़ों की तस्वीरें और कुछ दूसरी चीजें उसके परिवार को दिखाईं, जिससे उन्होंने प्रीति की शिनाख्त कर दी। और वो हथियार भी मिल गया, मोनू के बस के एक गुप्त हिस्से से। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। तो मोनू पर कानूनी कार्रवाई वो शुरू हो गई होगी। हाँ, अब मोनू पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है। और यहाँ एक बात दिलचस्प है, BNS जो अब IPC की जगह ले चुका है, उसमें सबूत मिटाने, खासकर हत्या के बाद पहचान छिपाने जैसे कामों को लेकर और भी सख्त प्रावधान है। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू प्रीति के 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, उन्हें अब उनके रिश्तेदारों की देखरेख में रखा गया है। वो एक ऐसी सच्चाई के साथ बड़े होंगे जिसे समझना शायद उनके लिए हमेशा मुश्किल रहेगा। इस एक अपराध ने सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि 2 परिवारों को तोड़ा और उन 2 बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक नाले में मिले शरीर से शुरू होकर ये मामला एक ड्राइवर के कबूलनामे तक पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे एक शहर की हजारों डिजिटल आंखों ने एक ऐसे चेहरे को ढूंढ निकाला जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। सही कहा। ये मामला हमारे शहरों में बन रहे जटिल रिश्ते, आर्थिक दबाव और हताशा में उठाए गए खौफनाक कदमों का एक आईना भी है। ये दिखाता है कि कैसे कम्युनिकेशन गैप, पैसों का लेन देन और भावनात्मक ब्लैकमेल, ये सब मिलकर रिश्तों को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये मामला हमें सोचने पे मजबूर करता है। एक तरफ जहां CCTV जैसी तकनीक अपराध को सुलझाने में एक हथियार की तरह काम करती है,
वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि हमारे समाज में, खासकर बड़े शहरों में, ऐसा क्या हो रहा है कि रिश्तों में तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि किसी की पहचान मिटा देना ही उससे बचने का एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है।